हेलो दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो सेट वन आपके साथ अभी जल्द ही हम जो है डिस्कस किए थे। आज हमारा रहेगा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस का सेट नंबर 2। और सेट नंबर 1 पर आपका रिस्पांस ठीक ठाक आया था। तो इसके लिए आपके जो लाइक शेयर व सब्सक्रिप्शन का आभार था, उसके लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए और अदर जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया और उसके बाद डीआरडी हो गया। ये सब के लिए क्या रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हम इसमें गारंटी करते हैं कि कम से कम जो है 30 प्रश्नों से 150 प्रश्न आपका क्या करेंगे, कवर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को लिंकअप मेथड से या जो है उसमें जो एनालिसिस लिखा गया है उसके मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करते हुए चलिएगा, जो पॉइंट आपको नोट मतलब अच्छा लगेगा या इम्पॉर्टेंट लगेगा उसको आप नोट करते हुए चलिए, या जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करते हुए उसको आप नोट कर सकते हैं। और जहाँ तक पीडीएफ की बात है, पीडीएफ जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही सभी वीडियो की क्या कर दी जाएगी, लिंक कर दी जाएगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्द से जल्द नई वीडियो आपके साथ क्या कर सकें, डिस्कस कर सकें। क्लियर? तो जल्द हम इसको कंटिन्यू करते हुए पूरा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और आप जान रहे होंगे भैया कि कोरोना काल बहुत तेज़ी से चरम पे चल रहा है और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है हम कहीं पर निकलें मास्क ज़रूर लगाएं। उसके बाद जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का उसका पालन करें। और इस समय जो है बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है पढ़ाई करने का, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकसाइज रहें। क्योंकि जैसे ही ये कोविड-19 आपका डिक्रीज होगा, यानी कि धीरे धीरे डाउन होगा, आपकी परीक्षाएं क्या हो जाएगी, कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। सेवन्थ फेज़ जो है आरआरबी एनटीपीसी का रुका हुआ है, उसके बारे में अभी कोई जो है क्या नाम है, नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। लेकिन सेवन्थ फेज़ के साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी भी क्या हो सकता है, शुरू हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ रेलवे के पास क्या है कि बहुत ही अभाव है समय का। ठीक, तो समय को ना बर्बाद करते हुए आइए जो है प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की संसद ने पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित किया था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके दिसंबर में आए हुए थे। दिसंबर से हम एनालिसिस को स्टार्ट किए हैं, अप्रैल तक जाके क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक, तो भारत की संसद ने पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित किए थे, 9 जनवरी 1986 को। क्लियर? इसको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था वो था ध्वनि का संचरण इनमें से किसमें नहीं होता है। आपको पता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, गैस में। यानी कि सबसे कम जो है ठोस ध्वनि का संचरण किस में होगा, गैस में। उसके बाद हाई, उससे ज़्यादा हाई किस में होगा, द्रव में। और सबसे ज़्यादा हाई किस में होगा, गैस में। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ध्वनि का संचरण इनमें से नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, निर्वात में। क्लियर? अगर हम बात करते हैं वायु की, तो स्क्रीन पे आप नज़र रखिएगा कंटिन्यू, जिससे पूरा फोकस करते हुए चलिएगा। वायु में अगर बात करते हैं तो 343 मीटर पर सेकंड इसकी चाल रहेगी। जल में यदि हम बात करेंगे 1482 मीटर पर सेकंड रहेगी। स्टील में यानी कि ठोस में जो चाल रहेगी 5960 मीटर पर सेकंड रहेगी। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ये जो सेक्शन है आपका स्टील का, ये पॉइंट क्या हुआ है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम इसमें आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहते हैं ध्वनि। क्लियर? तो ध्वनि, जो हम ध्वनि सुनते हैं किसके कारण सुनते हैं, आपको पता होना चाहिए, संपीड़न और विरलन के कारण। संपीड़न व विरलन के कारण, ये आप ध्यान रखेंगे। संपीड़न व विरलन के क्या कारण क्या करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे माध्यम के कण क्या रहेंगे, नज़दीक रहेंगे, और जहाँ पे माध्यम के कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। ठीक, तो जहाँ पे नज़दीक रहेंगे माध्यम के कण उसको क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, श्रृंग होता है। उसके बाद जहाँ पर माध्यम के कण क्या रहते हैं, दूर होते हैं, उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, गर्त। ये आपको याद होना चाहिए। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था
कि पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको पता होगा पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल होता है। इसमें अदर पॉइंट हम क्लियर करें तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। और यदि हम बात करें मूल राशियों की, तो कितनी मूल राशियाँ होती है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7, ये आपको पता होना चाहिए। जिसमें क्या होता है, लंबाई, फिर क्या होता है समय, फिर क्या होता है ताप, फिर क्या होता है आपकी ज्योत तीव्रता, फिर विद्युत धारा, फिर पदार्थ की मात्रा, और नेक्स्ट क्या हो जाता है, द्रव्यमान। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं यदि आप देखें तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, जो तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडिला, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। पदार्थ की मात्रा का क्या, मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। क्लियर। तो कितनी मूल राशियाँ होती, 7। अगर हम बात करें मूल मात्रक की, सॉरी संपूरक मात्रक की बात करें, संपूरक राशि की, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण, तो इसको एडजस्ट करते हुए चलिएगा, जो लिखावट है हमारी, समतल कोण एवं ठोस कोण। ठोस कोण जो हम ज्योमेट्री में यानी कि रेखागणित में जो कोण पढ़ते हैं, कौन सा होता है, मोस्टली जो होता है समतल कोण। तो इसका जो मात्रक हो जाता है कौन, क्या होता है भैया, रेडियन। क्लियर, रेडियन। और ठोस कोण जो होता है यानी कि सॉलिड एंगल, उसका मात्रक क्या हो जाता है, स्टेरेडियन। ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेरेडियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। क्लियर। अब आपको क्या लग रहा होगा, राजस्थान भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल भी हो सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। क्लियर। तो इसकी पॉइंट हम देख लेते हैं। ये पूरा आप सेक्शन देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेक्शन है ये गुजरात का है। बहुत ही लंबी इसकी क्या है, तटरेखा है। और यानी कि कच्छ का रण भी कहाँ स्थित है, आपका गुजरात में स्थित है। अब इसका पॉइंट देख लेते हैं। अगर आप इसका पॉइंट कवर करते हैं तो ये सेक्शन आप देखते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाए, गुजरात। इसकी आप टोटल लेंथ याद कर सकते हैं कितनी होती है, 1214.6, 1214 किलोमीटर टोटल इसकी क्या होती है, लेंथ है। समुद्री तट रेखा से क्या हुए, ये कनेक्टेड है, ये आपको पता होगा। उसके बाद हम यदि बात करें तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। कितना है, 101 किलोमीटर, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दमन एवं दीव। और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको बता देते हैं। अगर बात करेगा राज्य में तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात, आपको पता है। और इसी में यदि बात करें सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा, 101 किलोमीटर। क्लियर। ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर। और यही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करेगा कि भारत की सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दमन एवं दीव। क्लियर हो गया। और पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये आप क्लियर करते हुए चलिएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, जो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में क्या हो सके, कंठस्थ हो सके और इसकी पीडीएफ के माध्यम से आप क्या कर सकें, नोट्स बना सकें। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हुए चलिएगा, जिससे लोगों को क्या क्या हो सके, पता चल सके कि ये जो अरबी एनालिसिस है एकदम आसानी से और कई लिंकअप मेथड से क्या हो रहा है, सॉल्व किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन रहे। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन रहे, ये हो जाएंगे आपके रॉबर्ट विल्सन, पॉल आर मिलग्राम। क्लियर। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, अर्थशास्त्र की बात करेगा तो विल्सन एवं मिलग्राम, इतना आप ध्यान रखेंगे, विल्सन व मिलग्राम, इतना आप ध्यान रखेंगे। यदि आप नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था, 1901 से। क्लियर। 1901 से क्या हुआ था, नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। किसके अंतर्गत स्टार्ट हुआ था, किस वैज्ञानिक के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार रखा गया था, तो उनका नाम क्या था, स्वीडन वैज्ञानिक अल्बर्ट नोबेल, स्वीडन वैज्ञानिक अल्बर्ट नोबेल। क्लियर। और अल्बर्ट नोबेल की सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुए, उस खोज का नाम है डायनामाइट। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण खोज कौन सी की थी, डायनामाइट। क्लियर। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, 1917 में, ये चेक करिएगा आप, किसको प्रदान किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को। क्लियर। किसको प्रदान किया, रविंद्रनाथ टैगोर को। और हाल ही में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय मूल को दिया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके अभिजीत बनर्जी, ये आप ध्यान रखेंगे, अभिजीत बनर्जी। ये कहाँ से रहेंगे, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से अभिजीत बनर्जी के लिए। अभिजीत बनर्जी को इनके वाइफ के साथ क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अभी हाल ही में दिया गया, कब दिया गया, 2019 में, ये आप ध्यान रखेंगे। शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 का, वो दिया गया था WEP। क्लियर। ये आप ध्यान रखेंगे, सॉरी WFP हो जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आप बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, रोम इटली, ये आप ध्यान रखेंगे, रोम इटली। साहित्य का आप नोबेल पुरस्कार बात करेंगे 2020 का, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ना, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, लुईस गलक को, ये आप ध्यान रखेंगे। किसको दिया गया था भैया, लुईस गलक को। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आप वॉइस पे फोकस करिएगा क्योंकि लिखावट में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये पूरा सेक्शन आप देख सकते हैं, शांति के क्षेत्र में WFP को दिया गया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फिजिक्स में कौन हो जाएंगे, जेंजेल। उसके बाद क्या हो जाएंगे यहाँ पे, गेज। क्लियर। तो इसको हम पूरा ट्रिक के माध्यम से पूरा नोबेल पुरस्कार क्या करेंगे, एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, उसको क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे ही कहा जाता है, CPU। CPU का काम क्या होता है कि जो लघुगणकीय गणनाएं हैं या जो कैलकुलेशंस हैं उसी को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है CPU। तो ये देख सकते हैं आप, CPU यानी कि मदरबोर्ड के अंदर ये क्या होता है, फिट किया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखते हैं कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो जाएंगी, 10। ये आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखते हैं, ये आपका फिक्की हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग, यानी किसी की जिसे क्या बोलेंगे, रिकेटस। क्लियर। तो थोड़ा विटामिन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। विटामिन BC, A, D, E, K। क्लियर। तो विटामिन BC की हम बात करेंगे तो विटामिन BC किस में घुलनशील है, पानी में। पिछले हम सेट में आपको बता चुके हैं विटामिन ADE किस में घुलनशील है, ये आपका हो जाएगा वसा में, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। यानी कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर कमी होगी वो किस विटामिन की होगी, विटामिन BC की, विटामिन BC की। क्यों, क्योंकि ये जल में घुलनशील है और ये ऐसे विटामिन है जो पसीने एवं यूरिन के माध्यम से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं हमारे बॉडी से। उसके बाद विटामिन ADE की हम बात करेंगे
तो विटामिन ए आप जानते हैं किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। उसके बाद डी किससे संबंधित हो जाएगा, आपकी हड्डियों से संबंधित हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद विटामिन के से किससे संबंधित हो जाएगा, रक्त का थक्का, यानी कि विटामिन के कारण, विटामिन के और प्लस फाइब्रिनोजन, इन सभी के कारण क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमता है। उसके बाद विटामिन ई किससे संबंधित हो जाएगा, प्रजनन से, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रजनन से। तो इसका अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो आपको पता होगा, रथ एक टाफी, बहुत ही फेमस फार्मूला है इसका, रथ एक टाफी। क्लियर। तो ये वाला सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी, ये क्या हो जाएगा, सी डी, और ये सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ई और के। क्लियर। विटामिन ए की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन के का क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनोन। क्लियर, विटामिन के का। अब विटामिन बी वाले सेक्शन में कितने टाइप के हो जाएंगे आपके सेक्शन, ये वाले क्या हो जाएंगे, जैसे विटामिन बी वन हो गया, तो विटामिन बी वन का फार्मूला क्या हो जाएगा, थायमिन। विटामिन बी टू का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का क्या हो जाएगा आपका, निकोटीनेमाइड या नियोसिन। विटामिन बी फाइव का क्या हो जाएगा, तो पेंटो, आपको पता है पेंटोथेनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन बी सिक्स का क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन का क्या हो जाएगा, बायोटिन। और विटामिन बी इलेवन का क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। विटामिन बी ट्वेल्व का क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं कि विटामिन बी ट्वेल्व, जिसे क्या बोलते हैं, कोबाल्ट, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। आपको हम प्रीवियस सेट में क्या किए थे, बताए हुए थे। तो इसका जो रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। क्लियर। उसके बाद बी सेवन जो आप देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, बायोटिन। इसी बी सेवन की कमी से कौन सा रोग होता है, लकवा। यदि किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है तो किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी सेवन की। यदि किसी व्यक्ति का बाल सफ़ेद हो रहा है तो किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी थ्री की। क्लियर। तो विटामिन बी सेवन के कारण किसी व्यक्ति को लकवा मारता है, और किसी व्यक्ति का बाल यदि सफ़ेद हो रहा है तो किसकी कमी हो गई है, विटामिन बी थ्री की। उसके बाद कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व में, जिसे क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद थायमिन किसे बोलते हैं, विटामिन बी वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहली वंदे भारत ट्रेन किस शहर को जोड़ती है। तो पहली वंदे भारत ट्रेन किस शहर को जोड़ती है वाराणसी से दिल्ली। क्लियर। पहली जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई थी वो किसको किसको जोड़ती है, वाराणसी से दिल्ली। दूसरी जो थी वो आपकी कहाँ से जाएगी, नई दिल्ली से कटरा। क्लियर, जो कि आपका धार्मिक स्थान है। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, आपको पता होगा, ट्रेन 18 से इसका नाम क्या बदल के कर दिया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी जा सकती है, 180, और स्पीड जाती कितनी है, 130 जाती है। और उसके बाद इस किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। ये सेक्शन हम कवर करते हैं। तो ये सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वंदे भारत ट्रेन, इसे ट्रेन 18 के नाम से पहले जाना जाता था। इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। पहली वंदे भारत ट्रेन जो चलाई गई थी वो दिल्ली से वाराणसी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो चलाई गई नई दिल्ली से कटरा। क्लियर। करंट ऑपरेटर, यानी कि प्राइवेट ट्रेन होगी, करंट ऑपरेटर इसका कौन सा हो जाएगा, IRCTC, यानी कि जिसके द्वारा हम टिकट बुकिंग करते हैं। और भोजन जिसके द्वारा हम बुक करते हैं, यानी कि पार्सल, यानी कि भोजन वाला जो पार्सल सिस्टम है जिसके द्वारा बुक करते हैं, क्या आंसर हो जाएगा, IRCTC। मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्तमान में जो ऑपरेट स्पीड है इसकी कौन सी हो जाएगी, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। और ये जो ट्रेन है किस लाइन पे दौड़ती है, वो हो जाएगा आपका ब्रॉड गेज। ये आप ध्यान रखेंगे, ये ट्रेन किस लाइन पे दौड़ती है, ब्रॉड गेज। पूरा जो है इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की आप बात करेंगे तो ब्रॉड गेज की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 1.676। ये आप ध्यान रखेंगे। फीट में यदि बात करते हैं तो 5 फीट 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही है वंदे भारत ट्रेन आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अकीथम अचूथन नंबूजिद्री। क्लियर, नंबूदरी। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीथम। ये आप ध्यान रखिएगा, 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2019 में अकीथम को दिया गया। इससे रिलेटेड थोड़ा पॉइंट हम कवर कर लेते हैं, देखते हैं। इससे रिलेटेड यदि आप पॉइंट देखते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1965 से। पहली बार जो इस पुरस्कार को दिया गया था वो किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। क्लियर, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और भारत में दिया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किससे संबंधित है? यूएन से। आपको पता है, यूनाइटेड नेशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन। हमने आपको पहले पार्ट में क्या बताया था कि यूनाइटेड नेशन के कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। क्लियर, आपको पता है। तो लास्ट पार्ट इसका कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? द हेग, स्विट्जरलैंड में। यदि हम इसके पॉइंट देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी होते हैं उनकी अंतर ये पावर होती है, वो किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी देश पर किसी भी बिल पर क्या लगा सकते हैं? वीटो पावर लगा सकते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं यानी कि जज हैं, कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। कौन है वो? दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी। यदि आप बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? न्यूयॉर्क। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। और लास्ट जो सदस्य है वो है आपका दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान। पहले जो इसके महासचिव बने थे उनका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली। क्लियर। लेकिन आप कार्यवाहक की बात करेंगे, पहले कार्यवाहक महासचिव कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके ग्लैडविन जेब। ग्लैडविन जेब। तो इसी प्रकार जो है हम प्रत्येक क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि 10-10 क्वेश्चन आपके साथ क्या कर रहे हैं? डिस्कस करते हुए चल रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। तो इसीलिए हम बता रहे हैं मिनिमम जो है टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 150। 150 प्लस ही क्वेश्चन जाएगा जो आप क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है बच्चों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ और हम उनके साथ ये अपना वीडियो साझा कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका द हेग स्विट्जरलैंड नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती कितनी है? 550। अधिकतम हो कितनी सकती है? 552। ये जो 2 सदस्य आते हैं वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, यानी कि कहीं न कहीं जो अंग्रेज़ तो थे लेकिन हमारे भारत में अच्छे विचारों और अपने जो है ये क्या नाम है भारत प्रेम की वजह से क्या हो गए? रुक गए। ठीक। तो उनको भी क्या किया गया है कि हमारे भारत की जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। यदि आप लोकसभा की बात करेंगे तो इसमें एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर। एंग्लो इंडियन की संख्या इसमें कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे राज्यसभा की, तो इसमें एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी होगी? ये आपकी हो जाएगी 12। ये जो 12 एंग्लो इंडियन हैं उनको मनोनीत कौन करेगा? ये आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है 12 एंग्लो इंडियन को। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में है कितनी सदस्यों की संख्या? 545। होती कितनी है? 550। और हो कितनी सकती है? 552। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 81। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन कहने का मतलब क्या होता है कि इसे भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन, यानी कि अस्थायी। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? अस्थायी। तो अगर हम इस सेक्शन में देखें तो 530 कहाँ से हो जाएंगे? 530 सदस्य कहाँ से हो जाएंगे आपके?
राज्यों से, उसके बाद 20 सदस्य आपके क्या कहाँ से हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। ये आप ध्यान रखेंगे, 530 जो सदस्य होते हैं लोकसभा, वो कहाँ से होते हैं, राज्यों से। उसके बाद 20 सदस्य कहाँ से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। उसके बाद दो कहाँ से हो जाते हैं, आपके एंग्लो इंडियन, दो हो जाते हैं आपके। सबसे बड़ा लोकसभा सदस्यों वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यूपी। उसके बाद सबसे बड़ा लोकसभा राज्य, सॉरी, संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। ये सेक्शन अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, जो कि कहाँ से सांसद हैं, कोटा से। कोटा कहाँ पे है, राजस्थान में। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी हो जाएंगी, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। क्लियर, या पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। ये है आपके गुरु गोविंद सिंह। इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी, बैसाखी के दिन। ठीक ध्यान रखिएगा, 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक देव की बात करेंगे तो सिख धर्म के पहले गुरु ये थे, यानी कि सिख धर्म का जनक किसे कहा जाता है, गुरु नानक देव को। और ये सिख धर्म के क्या थे, पहले गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु को थे गुरु गोविंद सिंह। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि टॉपिक से रिलेटेड ही हो जाता है, क्योंकि हम आपको क्या करते हैं कि कई प्रश्न इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। अब आलू को कहीं पर जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे हम संग्रहित तो कर नहीं सकते, तो इसको जहाँ पर ऐसी जगह पे संग्रहित किया जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे पड़ती है, आपकी शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ये इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आप देख सकते हैं कानपुर। यदि हम कानपुर की बात करें तो कानपुर वाले सेक्शन में क्या है, चीनी, चीनी को दाल। ये ध्यान रखें, चीनी दाल कहाँ पे मिलेगी, कानपुर। चीनी दाल, चीनी दाल, यानी कि चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, कानपुर में। उसके बाद दलहन शोध संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, कानपुर में। लखनऊ की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, वनस्पति से औषधि एवं विष दोनों बन सकता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि एक पत्ती है, मान लीजिए ये क्या है, वनस्पति है, ठीक। अब आपको नहीं पता है, एक पत्ती आप तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो सकती है, ये विष भी हो सकती है, और इसकी टेंडेंसी क्या है, औषधि भी होने की। यानी कि वनस्पति से औषधि व विष दोनों बनता है। क्लियर। और जब आप बात करेंगे वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में। उसके बाद विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में। औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा आपका, लखनऊ में। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें अगर हम देखते हैं पॉइंट, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में। तो इससे रिलेटेड, अनुसंधान से रिलेटेड हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं, एक ट्रिक पढ़ा चुके हैं, जो कि हम गारंटी लेते हैं कि उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका क्या हो जाएगा कि नोकिया कंपनी के सीईओ कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीका लैंडमार्क। तो नोकिया कंपनी के सीईओ कौन हो जाएंगे, पीका लैंडमार्क। इससे रिलेटेड यदि हम टॉपिक देखते हैं तो ये सेक्शन आप देखें कि इसका गठन कब हुआ था, 12 मई 1865 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, एस्पो, फिनलैंड में। उसके बाद वर्तमान इसमें चेयरमैन कौन हो जाएंगे, सारी बदलाव। सारी बदलाव क्या होंगे, वर्तमान में यहाँ के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, इस्पू, फिनलैंड। ये आप ध्यान रखेंगे, इस्पू, फिनलैंड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसको आप क्या करिएगा, लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। भारत में 5 नवंबर 2019 को किस रॉकेट से मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था। तो भारत में 5 नवंबर 2013 को किस रॉकेट से मंगलयान मिशन को लॉन्च किया गया था, ये हो जाएगा आपका PSLV XL C-25। ये आप ध्यान रखिएगा। मंगलयान मिशन को कब लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, PSLV XL C-25 को। ठीक, इससे रिलेटेड थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं।
इससे रिलेटेड यदि आप टॉपिक देखते हैं तो 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका कुल वजन कितना था, 133.7.2, ये आप ध्यान रखेंगे। और उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, ये आप सेक्शन देख सकते हैं। उस समय इसरो के जो चेयरमैन थे जी माधवन नायर थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्लियर। तो जब सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने की वजह से क्या हुआ था, एक सभा हो रही थी, उस सभा में क्या हुआ था कि निहत्थे जनरल डायर ने क्या कर दिया थी, फायरिंग करवा दी थी, जिसमें क्या हुआ था कि हजारों लोग मारे गए थे। क्लियर। तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। क्लियर, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थों पे क्या कर दिया था, पूरी फायरिंग करा दी थी। अब किसके के लिए हो रही थी ये सभा, कि सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जोजिला दर्रा किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किन शहरों को आपस में जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को। श्रीनगर से जो लेह मार्ग है इसको क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये सेक्शन कहाँ पे हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर में। अगर प्रमुख दर्रे की आप बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में कौन सा आ जाएगा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और उसके बाद काराकोरम दर्रा। क्लियर। उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो नीतिमाना लिपुलेख दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बोमिडिला, यांग्याब, दिफू दर्रा। और मणिपुर की बात करेंगे तो तुजू दर्रा। ये सेक्शन आप देख सकते हैं मैप में। मैप में आप देखते हैं तो ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, ये सभी क्या हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है होता है नाथुला दर्रा। ये आप ध्यान रखेंगे, नाथुला एवं जिलेपला, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। क्लियर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में यदि आप बात करते हैं तो यांगयाप, दिफू। अब ये सब सेक्शन यांगयाप शब्द कहाँ से संबंधित है, तिब्बत से। दिफू कहाँ संबंधित है, तिब्बत से। बोमडीला कहाँ संबंधित है, तिब्बत से। तो कुछ तिब्बतवासी कहाँ पे आके बसे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि जब ये अब भारत का पार्ट बना तो कुछ तिब्बती लोग भी कहाँ थे, इसमें इससे सम्मिलित थे इसमें। तो ये सेक्शन आप क्या कर सकते हैं, मैप से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्लियर। अब आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² आइंस्टीन ने किस सन में दिया था। क्लियर। E बराबर mc² आइंस्टीन ने किस सन में दिया था, इसको आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनटीपीसी में पूछा गया था, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका ट्राम्बे, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। इस सेक्शन को अगर आप देखते हैं तो इसका गठन 3 जनवरी 1954 को हुआ था। फाउंडर इसकी कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। और डायरेक्टर वर्तमान में कौन है, डॉक्टर अजीत मोहंती। ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर अजीत मोहंती। गठन 1954 में। उसके बाद होमी जहांगीर भाभा क्या थे, इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एनआईयू का पूरा नाम क्या है। तो एनआईयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका वो क्या था कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बना है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बना है, तारापुर। ठीक। सबसे पुराना जो एटॉमिक पावर प्लांट हो जाएगा आपका तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसका गठन कब हुआ था, 1961 में। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका, येन किस देश की मुद्रा है। तो येन किस देश की मुद्रा है, ये हो जाएगी आपकी जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, तो वो क्या है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया है, वो आप क्या हो जाएगा, अटल सुरंग। ठीक। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो जाएगी, अटल सुरंग। ये कहाँ पे है, इसे रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता है। या लेह मनाली हाईवे को आपस में जोड़ती है। इसका ये जो ओपन हुई थी वो कब ओपन हुई थी, ये हुई थी आपकी 3 अक्टूबर 2020 को। ये कहाँ पे है, आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी क्या है,
रोहतांग टनल, जिसे अब क्या बोला जाता है, अटल टनल। नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा आपका ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये हो जाएगा म्यूजिक। तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ग्रैमी अवार्ड। अगर पार्टिकुलर आप एक यूनिक सेक्शन यानी कि एक एकल सेक्शन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अवार्ड जो म्यूजिक क्षेत्र में दिया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड 2021 में सर्वाधिक 4 पुरस्कार जिसने जीता है उसका नाम क्या हो जाएगा, बियोंसे। ये आप ध्यान रखेंगे, बियोंसे। बियोंसे, ठीक। बेयंसू के क्या दिया गया है, 4 पुरस्कार दिया गया है 2021 के तहत बेयंसे को। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। इससे रिलेटेड यदि हम टॉपिक देखते हैं तो भाग 4 का भी की 51 का के तहत, भाग 4 का की अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि रूस से। 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। क्लियर, कहाँ से लिया गया है, रूस से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। ये आप ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। यदि आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी में पूछा गया था वो क्या था, सैंडल पीक राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। इससे रिलेटेड यदि हम टॉपिक देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है। पहला सेक्शन ये हो जाएगा। सेलुलर जेल कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है वो कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और उसके पहले हमने आपको क्या बताया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। पहली बार जो ये बैरन द्वीप यानी कि जो सेक्शन है ज्वालामुखी वो फटा था, कब फटा था, 28 मई 2005 को। बटन से संबंधित यदि कहीं पे आ जाता है बटन वाला जो पार्क सेक्शन है कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। ये देखिए आप देख सकते हैं उत्तर बटन, दक्षिण बटन, मध्य बटन, ये सभी कहाँ पे हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद क्या हो जाएगा, मरीन जैसे महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन, ये सभी कहाँ पे हो जाएंगे पार्क आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किस सन में की थी, 1685 में। इसका पॉइंट यदि आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन था उसको स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका की खोज की जब बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक ने 1685 में, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडन एवं स्वान ने। सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की आप बात करेंगे तो बैक्टीरिया की कोशिका हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्म गैल्सिप्टिकमा। क्लियर। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका की आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका किसकी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका किसकी हो जाएगी, माइकोप्लाज्म गैल्सिप्टिकमा। क्लियर, जीवाणु की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है दिसंबर में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, जयराम ठाकुर। यदि हम इससे रिलेटेड थोड़ा टॉपिक देखते हैं तो इसका गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1971 को। राज्यपाल कौन हो जाएंगे, बंडारू दत्तात्रेय। जिले कितने हैं, 12। राजकीय फल कौन सा हो जाएगा, सेब। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका राजकीय फल जो है सेब है, तो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और आपने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश में क्या है, अटल टनल है जो कि भारत की सबसे लंबी टनल है, जिसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसकी टोटल जो है लेंथ कितनी हो जाएगी, 9.02 किलोमीटर।
अगर आपको पीडीएफ इसको प्राप्त करना है तो जल्द हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या हमारे फेसबुक अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हम जल्द ही आपको क्या करेंगे इसी डिस्क्रिप्शन पॉइंट में क्या कर देंगे, प्रदान कर देंगे। क्लियर। तो यदि वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहा है तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और नई नई वीडियो हम क्या करेंगे, ईजाद करेंगे। क्लियर। तो इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं या जितना सेट है, उसके बाद जो प्ले लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उसके बाद इसका पीडीएफ भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।